हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज हम क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने जा रहे हैं। एक ही लेक्चर में हम सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ समझेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले बात कर रहे थे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में ज़िंदगी जीने के लिए जो भी प्रोसेसेस ज़रूरी हैं उन सभी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इनके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। आपको सब कुछ समझ आएगा। और जो भी चीज़ें बताता जाऊँगा प्रैक्टिकल भी चलेंगे। कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, उनकी जो एक्चुअल इमेजेस हैं वो भी आपको स्क्रीन में दिखते जाएंगी। वहाँ से भी आपने समझते जाना है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब जो खाना वगैरह खाते हो ना, हम उसकी बात करेंगे। अब न्यूट्रिशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। जब हम ऑटोट्रोपिक की बात करते हैं, ऑटो मतलब खुद, इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग जो हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि क्या खाना बनाया या क्या खाना बनाना है आज। वो सभी ऑर्डर वगैरह यहाँ पर नहीं चलता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो चाहिए खुद, जो भी चाहिए नहीं, जो ज़रूरी है वही चीज़ें खाते हैं और खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल की बात की जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो पेड़ों की हम बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह से खाना बनाते हैं, उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या? आपको अगर आप देखना चाहो, आपके स्क्रीन में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन प्लांट्स की हम बात करते हैं ना, वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। कैसे खाना वगैरह बनाते हैं वो सब कुछ हम समझेंगे। बस 3 स्टेप्स आपको देखने हैं। 3 स्टेप्स में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, सब कुछ क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, जो भी पेड़ वगैरह की हम बात करते हैं, इनके आसपास आपको पता है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो रहती है। एक वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दूसरा, सन की जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, उस लाइट को यूज़ किया जाता है। जो पानी की हम बात करते हैं, H2O की बात कम करते हैं, वो H2O को ये यूज़ करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यूज़ कर रहे हैं, जो पानी भरा हुआ वहाँ पे उसे यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सन से लाइट आ रही है उसको यूज़ करके ये अपना खाना तैयार करते हैं। और इनका खाना क्या है? C6H12O6। ये बनता कैसे है, अब हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले कि वो 3 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सबसे पहले पेड़ के जो प्लांट्स की बात करें वो क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? पेड़ों में पत्ते तो आप सभी ने देखे होंगे, लीव्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, उन पत्तों की बात कर रहा हूँ। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। वही क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर भी देता है प्लांट्स को। उस क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। वो क्लोरोफिल सबसे पहले काम क्या करेगा, जो भी सन की लाइट आ रही है उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। इतना काम खत्म हो गया, सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, पहला प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है, जो भी लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की थी उस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? होता ये है कि जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो पानी इनके पास आ चुका था, उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अब पानी कहाँ से आया इनके पास? पेड़ों की जड़ होती है ना, रूट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वो जो रूट है वहाँ से ये जो मिट्टी वगैरह, वहाँ से पानी वगैरह सारा एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ आता है। नीचे से पानी एब्जॉर्ब किया, ऊपर की तरफ आते आते इन पत्तों में वो पानी आ जाता है। और वही पत्तों में जो क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है। पानी तो आपको समझ आएगा ना, रूट के थ्रू, पेड़ों के जड़ों के थ्रू ऊपर तक आया है। अब वो जो ऊपर की तरफ पानी कैसे आ रहा है अपने आप, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, पानी ऊपर की तरफ आया, रूट से कहाँ तक आ गया, जो पेड़ के पत्ते वहाँ तक आ गया। वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, जो हमने सन की लाइट ली थी उस सनलाइट की हेल्प से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया था। पानी का मतलब H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया गया यहाँ पे। इतना भी आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने जो एटमॉस्फेयर से ली थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चली जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब सिंपल आपका शुगर वगैरह बन जाता है वहाँ पे। अब हमें पानी का तो समझ आ गया कि जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू पानी ऊपर की तरफ पत्तों तक आ गया था। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कहाँ से आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लोरोप्लास्ट, तो आपने सुना ही होगा ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वहाँ पे जो होल वगैरह रहते हैं वहीं से एक्सचेंज होते रहते। मतलब पेड़ों के पत्तों में भी तो होल होते हैं, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा वहाँ पे, या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहोगे, आपने कभी ना कभी सुना तो होगा इसके बारे में। वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, वैसे ही उनके वहाँ पे भी होल वगैरह होते हैं, पत्ते होते हैं, जहाँ से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके जो ऑक्सीजन वगैरह है, ये वाली ऑक्सीजन, इसे बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, आपको समझ आ गया वाटर कहाँ से आया। कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ आ गया, वाटर भी समझ आ गया। सनलाइट तो आपको पता है ये सूरज से आ रही है, और क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, सिंपल वाटर को, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? C6H12O6 ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।
और ये जो ऑक्सीजन बच रही थी ना, इसे ये बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं वैसे ये इस ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं, और ये जो खाना था इनका इसे यूटिलाइज करते हैं। सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, जब हम बात करते हैं इनकी H2 वगैरह की बात करते हैं, जो जड़ें थी पेड़ों की वो वाटर को ऊपर की तरफ ला रहे थे। सिर्फ वाटर को नहीं लाते, कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गया जो पेड़ों के लिए ज़रूरी होता है, उनको भी वहीं से जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हमने CO2 की बात की, सिर्फ ये पत्तों से ही नहीं, इसको इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो एक्सचेंज वगैरह करते हैं, जैसे पेड़ की स्टेम वगैरह रहती है, रूट रहती है, वहाँ से भी इन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ पत्तों से जब कुछ होता है, लीव से सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेजोरिटी में वहाँ से होता है। तो बेसिक से फंडा आपको समझ आ गया। फोटोसिंथेसिस था क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह थे अपना खाना तैयार कर रहे थे, सनलाइट की हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की हेल्प से। और मेन ज़रूरी क्या था, क्लोरोफिल भी वहाँ पे ज़रूरी था। फोटोसिंथेसिस आपको समझ आ गया, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बस आपने वीडियो को शेयर करना है। जैसे अच्छे व्यूज़ आएंगे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जिस तरह से समझा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आगे चल लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया पेड़ों वाला, ये हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक। वैसे हेटरोट्रॉपिक भी होता है। हेटरोट्रॉपिक वो जो खुद अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे हम पेड़ों पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंड करते हैं ना, वहाँ से फूड वगैरह आएगा तो उसी को तो बनाएंगे हम। तो खुद पूरी तरह से हम अपना जो खाना वगैरह नहीं बनाते, हम इनकी तरह काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, इनका हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स का हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। हम अपना पढ़ लेते हैं, हम अपनी तरफ जब चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर हम जो पूरी चीज़ पढ़ेंगे ना, हेटरोट्रॉपिक सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है, हम कैसे खाने को डाइजेस्ट वगैरह करते हैं, हमने वो सब यहाँ पर पढ़ना है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो इसकी सिंपल, अगर आप डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहते हो ना, तो आपके बुक्स वगैरह में होगा। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जो भी आप खाना खाते हो ना वो कम्प्लेक्स होता है। जो भी आप खाना खाते हो उसको कम्प्लेक्स फूड कह सकते हो, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हो। वो इतना कम्प्लेक्स सा खाना होता है, जैसे आप बोलते हो ना आपको प्रोटीन वगैरह चाहिए, कार्ब चाहिए, फैट चाहिए। फैट तो कम ही चाहिए होता है आपको, प्रोटीन चाहिए, कार्ब वगैरह चाहिए। तो वो डायरेक्टली आप तो खाते नहीं हो, खाने में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको बिल्कुल जो सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, जो प्रोसेस है ना, कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ले जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एक बार अपनी स्क्रीन में देखो, आपके सामने जो इमेज है उस पर ध्यान देना है आपने। इसी की हेल्प से हम यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको माउथ वाला पोर्शन दिख रहा होगा ना, माउथ, टीथ, टंग वगैरह। वो तो सिंपल आप सभी को पता है, खाना वगैरह खाते तो आपने माउथ में खाना वगैरह डाला वगैरह, वो सब हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको फेरेनिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, एक फेरेनिक्स वाली चीज़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर होता क्या एक्चुअली में, आपने जो भी खाना खाया ना, खाना खाने के बाद क्या होता है, जब कोई पाइप दिख रही है, इसे ओसोफेगस कहा जाता है। इस पाइप में जो है खाना वगैरह एंटर करता है। जैसे अपने माउथ में खाना वगैरह खाया, टीथ ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर पीसेस में, फिर वो इस पाइप में एंटर करता है। बट इस पाइप में एंटर करने से पहले आपको वहाँ पे फेरेनिक्स वाला एक सेक्शन दिख रहा है। वो फेरेनिक्स है कि एक्चुअली में ये एक ऐसा पोर्शन है, फेरेनिक्स मान के चलो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से कि दो पाइप्स आप मान के चल सकते हो, दो सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं। एक तो आपके फूड पाइप है जिसे हम ओसफेगस कह रहे हैं, एक यहाँ पे विंड पाइप भी रहती है, सांस वगैरह भी लेते हो ना, वो भी एक प्रॉपर एक चैनल है, पाइप कह सकते हो, जहाँ से हवा वगैरह आपके बॉडी में एंटर कर रही है। एक हवा वाली पाइप होती है और एक खाने वाली पाइप होती है। इन दोनों की जो कॉमन सेक्शन है ना, कॉमन सेक्शन, इसे यहाँ पर कहा गया फेरेनिक्स। ठीक है, तो फेरेनिक्स के बाद आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हो गया विंड पाइप, एक हो गया फूड पाइप जिसे हम ओसफेगस कह रहे हैं। तो फेरेनिक्स आपको समझ आ गया, कॉमन पैसेज आप बोल सकते हो दोनों के लिए। अब यहाँ पर अब ऐसा है कि अब जब हम खाना खा रहे हैं, हम चाहते हैं जो खाना है वो इस ओसफेगस में जाए, फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में चला जाए। तो उसके लिए एक ढक्कन होना चाहिए ना, कि जब हमने खाना खाया तो यहाँ पर चला जाए, ये वाली जो चीज़ है ये वाली क्लोज हो जाए, ये वाली चीज़ ओपन हो जाए। खाना सिर्फ यहाँ पर एंटर करे, यहाँ ना एंटर करे। और यहाँ अगर ना एंटर करे, यहाँ पे ढक्कन लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो ढक्कन लगा गया ना, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उससे आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, एपिग्लॉटिस आपको दिख रहा होगा। एपिग्लॉटिस आपको दिख रहा होगा, ये ढक्कन की तरह काम करता है। जब आपने खाना खाया इसको क्लोज कर देगा और सारा खाना इस फूड पाइप में एंटर कर जाएगा। उसके बाद ओसफेगस से होता हुआ खाना जो आपका स्टोमक में एंटर कर रहा है, स्टोमक आपको दिख रहा होगा ना, वो स्टोमक में एंटर करते हुए साइड में लीवर आपको दिख रहा होगा, पेनक्रियाज वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फिर आगे क्या हुआ, स्टोमक से खाना आपका कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको रेक्टम से होता हुआ, एनएस से होता हुआ बाहर चला गया। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको आपने इस तरह से समझना है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर होता है इंजेशन वाला। ये सब कुछ क्या होता है हम समझेंगे। इंजेशन के बाद क्या होता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद हुआ एसिमिलेशन और उसके बाद डेफिकेशन। इन सभी को डिटेल में समझना है।
सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। इंजेक्शन क्या हुआ, सिंपल आपके सामने खाना वगैरह पड़ा है, आपने माउथ में डाला, खाना इनहेल किया, खाना खाया, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज वो हो गया इंजेक्शन। मतलब आपने खाना लिया और मुंह में डाल दिया, ये प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं है। हम चलेंगे डाइजेशन की तरफ। अब डाइजेशन क्या है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी साथ एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं अगर आप कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन करोगे, और अगर आप वैसे भी 10th क्लास में हो तो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे में डाइजेशन ही है। डाइजेशन की बात की जाए, क्या हुआ, फिर से वही हमने बात की, आपने खाना वगैरह खाया ना, कुछ भी आपने खा लिया, वो तो हो गया कि नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। आपने जो भी खाना वगैरह खाया उसका लास्ट में करना क्या है, आपको एनर्जी वगैरह चाहिए ना, मतलब वो जो चीज़ आपने खाना वगैरह खाया वो लास्ट में मिक्स होना चाहिए ब्लड से। अब ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ भी खा लिया वो डायरेक्टली जाकर ब्लड से मिक्स हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो जो आपने खाना खाया ना वो नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है, फिर आप उसको कह सकते हो वो नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है, जो उसको बाद में किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है एब्जॉर्बेबल फूड में। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, जहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल फूड जो है वो एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब इसमें सबसे पहला जो आपको डाइजेशन के बारे में कहा जाए ना, जो कोई खाने की डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने खाना मुंह में डाला ना, वहीं से आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो डेंटल फार्मूला वगैरह है वो आपको याद रखना है। 2 1 2 3 वाला आपका डेंटल फार्मूला है, ठीक है। 2 अगर हम बात करें, यहाँ पे ये इंसिजर है, फिर कैनाइन वाला आ गया, फिर मोलार आ गया, फिर मोलार वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया। 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। लेफ्ट साइड की बात करो, इन सभी को ऐड किया जाए तो कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, और नीचे भी 8, मतलब ये लेफ्ट साइड के दांत हो गए, और राइट साइड में भी ऐसे इसी तरह का पोर्शन चलते हैं। क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड का आपको समझ आ गया। 8 16 24 और 32 टोटल कितने दांत हो गए, 32 टीथ की हम बात कर रहे हैं। 8 कौन से हो गए, लेफ्ट साइड वाले 2 1 2 3 वाला, मतलब 2 आपके इंसिजर रहेंगे, 1 कैनाइन रहेगा, 2 प्रीमोलार रहेंगे और 3 आपके मोलार रहेंगे। वैसे राइट हैंड साइड के अपर सेक्शन की बात करें, वैसे लेफ्ट हैंड साइड में लोअर सेक्शन में भी रहेगा, राइट हैंड साइड में लोअर सेक्शन में भी रहेगा। टोटल आपके बन गए 32 दांत वगैरह। यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, सिंपल ये था, आपने खाना वगैरह खाया, अब हम डाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे ग्लैंड वगैरह की बात करेंगे। देखो ग्लैंड की बात करें, जो भी ग्लैंड वगैरह होंगे ना वो कोई ना कोई इंजाइम सिक्रेट करेंगे। इंजाइम मतलब क्या है, इंजाइम ऐसी चीज़ है जो कि आपकी रिएक्शन वगैरह, अब सब कुछ रिएक्शन वगैरह ही होगा ना, सब कुछ रिएक्शन वगैरह चलेगी। इंजाइम्स क्या करेंगे, जो आपकी रिएक्शन का रेट है उसे बढ़ा देंगे, मतलब जो भी काम हो रहा होगा उसे तेज़ी से करवाएंगे, लेकिन खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होंगे। जैसा होता है ना, कभी कभी आपका कोई दोस्त वगैरह होता है, 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही होती है, तीसरा दोस्त बीच में आ जाता है, वो क्या करेगा, दोनों दोस्तों की लड़ाई को और बढ़ा देगा और खुद वहाँ पे कोई किसी भी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उनको लड़ाई करवा के तो खुद साइड हो जाएगा। भाई यहाँ पे एंजाइम का काम होता है, मतलब रिएक्शन को बढ़ा देंगे और खुद पूरी तरह से खुद यहाँ पे कंज्यूम नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। सबसे हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, सैलिवरी ग्लैंड की। हम माउथ की बात कर रहे हैं, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, हम माउथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड रहता है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर रहता है। और सैलिवरी ग्लैंड क्या है, सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। आप सभी को तो पता है, ये खाना खाते हो पानी आता है ना मुंह में, उसी की हम बात करें, सलाइवा की बात करें। सैलिवरी ग्लैंड था, वहाँ से निकला सलाइवा। अब सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, उसमें एंजाइम होता है एमाइलेस। ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करूंगा, माउथ में क्या था, सैलिवरी ग्लैंड, वहाँ से निकला सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, एंजाइम था एमाइलेस। ये हर जगह चलता जाएगा। हम डाइजेशन की बात करें ना, हर बार एक नया ग्लैंड आएगा, उस नए ग्लैंड से एक नया नया एंजाइम आएगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है और एंजाइम का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई कि हमने खाना वगैरह खाया, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, वहाँ से एंजाइम निकला एमाइलेस। आपको बता दूं, अगर ये ग्लैंड वगैरह ना होते और ये एंजाइम सीक्रेट ना करते, जो खाना आपका डाइजेस्ट होता है 4-5 घंटे में, उसे डाइजेस्ट होने में भी 3-4 दिन लग जाते। तो इतने एसेंशियल हैं अगर हम ग्लैंड्स की, एंजाइम्स की बात करें। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या था, जो आपके स्टार्च वगैरह था, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। हमें खाने में एक्चुअली में लास्ट में चाहिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब चीज़ होती है ना, फैट वगैरह। खाने में होता क्या है, मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह सब होता है, इन्हीं का डाइजेशन करना होता है, मतलब इन्हीं को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल फूड में माउथ में ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं होते, बट यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से, इस एंजाइम की हेल्प से, जिसका नाम है एमाइलेज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप स्क्रीन में देखोगे, अगर पे ओसोफेगस वाली पाइप आ रही है, अब जो हमने खाना वगैरह खा लिया वो इस ओसोफेगस वाली पाइप में एंट्री करता है। अब इस ओसोफेगस वाली पाइप से नीचे की तरफ जाता है, कहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्टोमक सेक्शन दिख रहा होगा, ये एंटर करता है वहाँ पे स्टोमक में। इतना क्लियर हो गया। अब खाना खुद ब खुद तो जाता नहीं स्टोमक में, ओसोफेगस पाइप में तो आ गया, बट वहाँ पे एक मूवमेंट रहती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके कारण क्या होता है, जैसे आपकी जो पाइप है ना फूड वाली, वो इस तरह से कभी
कंप्रेस होती है, कभी इस तरह से एक्सपैंड होती है, कंप्रेस एक्सपैंड इस तरह से चलती रहती है, ठीक है, इस तरह से होती है, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस आता है और खाना अपने आप नीचे की तरफ आता रहता है। और खाने ने कहाँ पे एंट्री किया? अब खाने ने एंट्री की स्टोमैक वाले सेक्शन में। अब स्टोमैक में भी खाना डाइजेस्ट होगा, वहाँ पर कैसे होगा? स्टोमैक में कौन सा ग्लैंड आ गया? स्टोमैक में भी एक ग्लैंड आ गया जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर हो गया? यहाँ पे कौन सा ग्लैंड था माउथ में? सेलिवरी ग्लैंड। अब कौन सा ग्लैंड आ गया? अब आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर हो गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी जूस निकलेगा, जैसे यहाँ से जूस निकला था, यहाँ से भी जूस निकला, यहाँ से कौन सा जूस निकला? यहाँ से निकला गैस्ट्रिक जूस। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी एक एंजाइम था, यहाँ पे कौन से एंजाइम आ गए? यहाँ पे गए पेप्सिन और आ गए रेनिन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन यहाँ पे माउथ में चल रही थी, यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो इससे पहले कुछ यहाँ पे था ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो भी यहाँ पे कुछ जो रह गए थे वो भी यहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? बट यहाँ पर क्या है, स्टोमैक में बात करें यहाँ पे HCl भी निकलता है। स्टोमैक की जो इनर लाइनिंग होती है ना, वॉल की जो अंदर की परत होती है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता है, नाम सुनते ही समझ जाता है कि कितना खतरनाक चीज़ है वो। तो ये HCl के कई सारे काम है, जैसे एक अगर हम बात करें यहाँ पे, जो एमाइलेज रिएक्शन थी ना, इस रिएक्शन को खत्म कर देता है। जो पहली रिएक्शन चल रही थी इसे खत्म कर दिया। दूसरा काम इसने क्या किया, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है आपके खाने में, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। 2 काम हो गए। तीसरा काम ये क्या करता है, जो ये पेप्सिन वगैरह की हम बात करें ना, पेप्सिन वगैरह जो आगे प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट होता है, इसका डाइजेशन वगैरह करवाते हैं। पेप्सिन वगैरह जो प्रोटीन की डाइजेशन वगैरह करवाते हैं, इसके लिए जो एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? HCl प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन HCl से स्टोमैक तो बचाना भी है ना, ऐसा नहीं कि जो HCl वगैरह है उसको स्टोमैक में जाने दो, पड़ने दो, कुछ भी हो जाए स्टोमैक को, उसको बचाना भी है। तो वहाँ से म्यूकस वगैरह जो है वो सिक्रीट होता रहता है, जो कि आपकी जो इनर वॉल है स्टोमैक की उसे बचाता रहता है। कौन बचाता है? ये म्यूकस जो है वो बचाता रहता है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। रिपीट करेंगे, खाना हमने खाया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ में, माउथ से गया स्टोमैक में फूड वगैरह। अब यहाँ पर भी हमने क्या कहा, यहाँ पे भी प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया, कुछ कार्ब्स रह गए थे उनका डाइजेशन भी हो गया। आगे चलेंगे, इंटेस्टाइन की तरफ आएंगे। अब जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में भी 2 हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। एक ही एल यहाँ पर आएगा। ये 3 नाम को याद नहीं रखने, सिंपल याद रखना, खाना कहाँ पर एंटर कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने ने एंट्री की। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर भी कोई ना कोई ग्लैंड होगा। यहाँ पर कौन से ग्लैंड आ गया? सबसे पहला आपके पास आ गया लीवर। जैसे यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड था, यहाँ पर हमने बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहाँ पे लीवर आप देखोगे स्क्रीन में आपके सामने इमेज रहेगी, वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साइड में एक आपको लीवर भी दिख रहा होगा। ठीक है? तो वो भी एक ग्लैंड का काम करता है। उस लीवर से क्या निकलता है? यहाँ से सलेवा निकला था, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकला था, और यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से बाइल जूस निकलता है। क्लियर हो गया? लीवर से गाल ब्लैडर में जाता है, लीवर से कहाँ गया? गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले सेक्शन में। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आपका जो हम बात करें इस बाइल जूस की, ये लीवर से कहाँ पे एंटर कर रहा है? लीवर से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे कहानी खत्म। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम बात करें इस लीवर की, बात करें सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वो ये लीवर ही है। इसका वेट की अगर बात करें तो 1.5 से लेकर 2 kg तक इसका भार वगैरह रहता है, ऐसे कह सकते हो। अब ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो पहले रह गए थे उनको भी डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ यहाँ पे फैट्स का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ यहाँ पे फैट्स का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इतनी कहानी खत्म। पहले आपने देखा कि कार्ब का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन का हुआ, यहाँ पे फैट्स का डाइजेशन भी होना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब तीनों चीज़ों को जब हम डाइजेस्ट करना चाहते थे वो यहाँ पे डाइजेस्ट होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हाँ सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी किसी की डेथ होती है ना पॉइजनस फूड वगैरह खाने के कारण, जहरीला खाना खाने के कारण, उसका जो क्लू है ना वो इस लीवर की हेल्प से ही मिलता है। वो लीवर ही हेल्प करता है वहाँ पे आपको बताने में कि ये पॉइजन की वजह से आपकी जो डेथ वगैरह हुई है वो यहीं पर हेल्प करता है। और यहाँ पे एक लीवर एक काम और करता है। कभी कभी क्या होता है आपकी बॉडी वगैरह में ना फैट वगैरह अगर कम हो जाते हैं या कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे ये क्या करता है, सॉरी अगर प्रोटीन वगैरह कम होंगे, कार्ब वगैरह कम होंगे ना, तो ये फैट को यूटिलाइज करके वो प्रोटीन या कार्ब वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गया? आगे चल लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब एक तो हमारे पास था यहाँ पे ग्लैंड की हमने बात की, लीवर था, बट आपको स्क्रीन में लीवर के साथ साथ एक साइड में आपको पेनक्रियास भी दिख रहा होगा। पेनक्रियास भी यहाँ पर ग्लैंड है। यहाँ पर एक ग्लैंड था, यहाँ पर भी एक ग्लैंड, यहाँ पर इंटेस्टाइन के 2 ग्लैंड आ चुके हैं। एक लीवर की हमने बात कर ली, उसी तरह से यहाँ पर एक पेनक्रियास भी आ गया। पेनक्रियास से कौन सा जूस निकल रहा है? पेनक्रियास से निकल रहा है पेनक्रियाटिक जूस। कहानी सिंपल है। यहाँ पे बाइल जूस निकल रहा था लीवर से, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पेनक्रियास से कौन सा जूस निकल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पे भी एंजाइम्स होंगे, 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज। कैसे याद रख सकते हो? टॉल वर्ड आप याद रख सकते हो, TAL, T से ट्रिप्सिन, A से अमाइलेज, L से लिपेज।
यहाँ से 3 एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं और ये क्या कर रहा है, जो भी बचा कुछ जो भी था ना, जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन से, फैट थे, जो अभी तक सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, कुछ कुछ पोर्शन रह गया था, उन सारों को अब ये क्या करता है, पेनक्रियास जो है यहाँ से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला, ये सभी चीज़ों को पूरी तरह से ना एब्जॉर्ब करने का काम स्टार्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। कहानी समझ हो गई। हमने क्या खाना वगैरह खाया, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया था और यहाँ तक आते थे हमने तकरीबन डाइजेस्ट कर लिया। फिर जेजुनम की बात करेंगे, जो जेजुनम वगैरह है ना, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इस पोर्शन में पहुँचते पहुँचते, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पहुँचते पहुँचते डाइजेशन खत्म हो जाता है और एब्जॉर्प्शन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। इलियम के बारे में कुछ देर में आपको बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, जो भी अपने खाना वगैरह डाइजेस्ट कर लिया ना, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, अब उसे खून में मिक्स होना है। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में तो चीज़ एनर्जी पहुंचेगी और किसकी हेल्प से, खून की हेल्प से तो पहुंचेगी। तो वहाँ पे ब्लड वगैरह में जो भी अपने खाना वगैरह खाया सिंपल फूड में कन्वर्ट हो चुका है, वो इस ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट कर देता है। मिक्स कैसे होता है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, उसके अंदर एक विल्ली टाइप की आपको प्रोजेक्शन वगैरह दिख रही होंगी स्क्रीन में, वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, उन ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा और ब्लड के साथ क्या मिक्स होगा, जो हमने खाना डाइजेस्ट वगैरह कर दिया था वो। और ये अगर हमने विल्ली वगैरह की बात की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला सेक्शन है ना, वहाँ पर होते हैं। तो क्लियर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी समझ आ गई। खाना डाइजेस्ट हो रहा था, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद इंजेक्शन कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है, जो भी आपने खाना वगैरह एब्जॉर्ब किया था उसको बॉडी किस तरह से यूज़ करो, उसे एसिमुलेशन कहते हैं। ये समझना ज़रूरी नहीं है। लास्ट में डिफिकेशन आ गया। जो भी खाना अनडाइजेस्टेड था, आपने खाना वगैरह डाइजेस्ट कर लिया, अब पूरी तरह से सब कुछ डाइजेस्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड भी रहता है, वो जो उसको एक्सक्रीशन बाहर भी तो निकालना है, तो वो कहाँ से निकलेगा, एनएस से होता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशनल सेक्शन। अब हम चलेंगे रेस्पिरेशन की तरफ। जैसे हमने पेड़ों के केस में देखा, उनको लास्ट में क्या मिला था, उनको C6H12O6 था ना, वैसे जो हमारा काम था, हमारा भी लास्ट में यही काम था कि हमने क्या करना है, C6H12O6 बनाना है। तो हमने भी जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फूड में क्या बना दिया, C6H12O6, ये हमने भी कर दिया। और हमने देखा उसके बाद क्या हुआ, उससे ब्लड जो डिफरेंट पार्ट्स में ले जा रहा था, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक ले जा रहा है, लेकिन हर पार्ट में कुछ ना कुछ सेल वगैरह रहते हैं, तो वो जो ब्लड है उन सेल वगैरह में जा रहा है। ये अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। मतलब जो भी हमारा जो सिंपल वगैरह फूड था वो कहाँ पर चला गया, सेल्स तक पहुँच चुका है। इतना क्लियर हो गया। अब हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हम सांस वगैरह ले रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है, उसकी हम बात करेंगे। वहाँ पर एक्चुअली हम ऑक्सीजन को करते ना, इनहेल वगैरह करते तो बहुत कुछ, जैसे बाकी जो एयर वगैरह एटमॉस्फेयर में हम पूरी की पूरी एयर जो इनहेल वगैरह कर रहे हैं, बट जो हमें ज़रूरी चाहिए होता है वहाँ पर वो ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी चाहिए, हम सांस वगैरह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे C6H12O6 जो हमारा बन चुका था, हमने खाने को डाइजेस्ट किया था, जो ब्लड सेल्स तक पहुँचा चुका था, अब उसी सेल तक, जिस सेल तक ये C6H12O6 पहुँच चुका है, उसी सेल तक हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को भी पहुँचाना है। हम वहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन को पहुँचा देंगे, एक रिएक्शन होगी जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी ATP की फॉर्म में। ये जो एनर्जी ना, ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसी की हेल्प से हम कुछ भी काम करते हैं, इसी एनर्जी की वजह से करते हैं। अगर हमें जैसे कुछ वेट उठाना मान के चलो, तो वेट उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ATP चाहिए। आपको कोई हल्की सी चीज़ भी उठानी होगी ना, वहाँ पर भी आपको 4 से 5 ATP आपके कंज्यूम होते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा मतलब क्या हुआ, हमने खाने को डाइजेस्ट किया, वो ठीक है, हम ऑक्सीजन को भी हमने इनहेल किया, ठीक है। अब भी दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे ना सेल में जाके, वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी, 2870 किलो जूल तक एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन वगैरह कैसे यहाँ पे पहुँचता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इसकी बात करें, इसको बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सहेलेशन। सब कुछ समझेंगे। आप सबसे पहले आपके सामने इमेज में, स्क्रीन जो इमेज दिख रही है उसकी तरफ ध्यान दो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेसल पैसेज दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इनहेलेशन से हम स्टार्ट करें, नेसल पैसेज से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सहेलेशन। मैं आपको जो इमेज दिख रही है उसी की हेल्प से समझाऊंगा, आपको सब कुछ वैसे ही समझ आ जाएगा। नेसल पैसेज की बात करेंगे, आप ब्रीथ वगैरह कर रहे हो, सांस वगैरह ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उस टाइम पीरियड पर क्या होता है, आप जो भी एयर वगैरह इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह। आपने इनहेल किया, आप कई बार क्या था, आपके मुंह से भी एंटर कर रही है सांस वगैरह, कई बार आपके नॉस्ट्रल्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, उस नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी एंटर करती है एयर वगैरह। क्लियर हो गया। तो नेसल पैसेज के बाद क्या हुआ, जो एयर कहाँ पर एंटर करती है, फेरेंक्स वाले साइड में। फेरेंक्स हमने कुछ देर पहले देखा था, कॉमन पैसेज था, जहाँ से, जिसको थ्रोट भी कह सकते हो, तो गला भी कह सकते हो ना, जो हमारा गला, जहाँ पे एक साइड विंड पाइप थी, एक साइड फूड पाइप थी। फूड होल तो हमने सिस्टम पढ़ लिया। अब हवा की बात करें, से कहाँ पे जाना होगा, इसे जाना होगा विंड पाइप में। और विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया।
इसे ट्रैकिया बोलो या विंड पाइप बोलो, कुछ भी बोल लो, एक ही मर्जी है। जैसे हम फूड पाइप को एसोफेगस कह रहे थे, वैसे ही विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। इससे पहले आपको लैरिंक्स वाली सेक्शन दिख रहा है। लैरिंक्स क्या है? ये वॉइस बॉक्स है जहाँ से आपकी आवाज़ वगैरह निकलती है। फेरेंटिक्स से एयर कहाँ पर एंटर होती है? लैरिंक्स से। लैरिंक्स से एयर कहाँ डालती है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप जो आपकी आ चुकी है। अब ट्रैकिया की हमने बात की ना, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ट्रैकिया इस तरह से आ रहा था, एक सेक्शन आता था ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोल रहे हो, ट्रैकिया बोल रहे हो। ये आगे आप देखोगे इस साइड भी आपके एक लंग है, इस साइड भी आपके लंग्स है, ठीक है। दोनों साइड में जैसे भी मैंने आपको बनाया, जैसे भी आपको पता है ना एक्चुअल कैसे दिखता है, बस समझ जाओ। दोनों साइड में आपको पता है आपको लंग्स वगैरह दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो राइट साइड वाला आपका लंग रहता है ना, वो थोड़ा बड़ा रहता है साइज में। लेफ्ट साइड जो लंग रहता है उसका साइज छोटा रहता है, ठीक है। ये जो साइड के जो लंग्स की अगर हम बात करेंगे थोड़े साइज में बड़े रहते हैं। ये जो अगर मैं बात की ट्रैकिया की, यहाँ के दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे कुछ पार्ट इसका राइट साइड में चला गया है, राइट साइड वाले लंग सेक्शन में चला गया है, कुछ पार्ट इसका लेफ्ट साइड वाले लंग सेक्शन में चला गया, ठीक है। राइट लेफ्ट में ये बंट गया, इतना आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब ये जो हमने बंटा है ना दो सेक्शन में, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रोंकी। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, ट्रैकिया में एयर एंटर कर रही थी, वो एयर आगे कहाँ पे चली जाती है? ये ट्रैकिया के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकीज। क्लियर हो गया? ब्रोंकी भी आपको समझ आ गया। अब ये जो ब्रोंकी है ना, ये आगे इसकी और जड़ें निकल जाती है। जैसे आप कहते हैं ना पेड़ वगैरह या टहनियाँ वगैरह देखते हो, वैसे इसकी भी कई सारी टहनियाँ वगैरह निकली रहती हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्लियर हो गया? ट्रैकिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ब्रोंकी, ब्रोंकिया के फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो गया दोनों लंग्स में, जैसे हमने कह दिया ब्रोंक्यूल्स, हमने नाम दे दिया। इतना आपको समझ आ गया, स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है। अब ये ब्रोंक्यूल्स है ना, इनके लास्ट में इस तरह के आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे, इस तरह के सेक्शन देखने को मिलेंगे ब्रोंक्यूल्स के एंड में दोनों साइड में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं एल्यूली या फिर एल्यूलर सैक इन्हें कहा जाता है। ये बेसिक तो सिस्टम आपको समझ आ गया। अब वही है, एयर ने एंटर किया, पहले नेसल पैसेज के थ्रू गया, फेरेनिक्स से एंटर होते हुए ट्रैकिया में जब पहुंचा, ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंकी में गया, ब्रोंकी से वो ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंक्यूल्स होते होते वो एल्यूली या फिर एल्यूलर सैक में पहुंच चुका है। अब ये जो एल्यूलर की हम बात करें ना, इस एल्यूली बोलो या एल्यूलर सैक बोलो, इस तरह का सेक्शन रहता है। इसके मतलब इसको किसने घेर के रखा हुआ है? इसको घेर के रखा हुआ कैपिलरीज ने, मतलब जो ब्लड के होते हैं पाइप वगैरह होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो ये एल्यूली था, इसके चारों तरफ कौन फैला हुआ है? इसके चारों तरफ जो है ब्लड वेसल्स आप कह सकते हो, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, जो मर्जी बोलो, वो उन्होंने घेर के रखा है इस चीज़ को। जहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इनहेलेशन। अब हम चल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा है? एल्यूवोली वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमने एंड की बात की ना, ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होता है एल्यूवोली वगैरह में, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पर आके जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में हेमोग्लोबिन, चलो आगे बात करेंगे, हेमोग्लोबिन वगैरह वैसे हेल्प करता है। यहाँ पे रहते हैं आरबीसी, यहाँ पे रहते हैं आरबीसी वगैरह। अब ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? वो ब्लड यहाँ तक पहुँच चुका है। ब्लड अगर यहाँ तक पहुँच चुका है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले कुछ देर पहले कहा था ना यहाँ पर कि खाना डाइजेस्ट हो गया था, उसे ब्लड ले जा रहा था और ब्लड उसे यहाँ तक लेके आ चुका है। ब्लड यहाँ पर लेके आ चुका है और ब्लड में है आरबीसी वगैरह, रेड ब्लड सेल्स वगैरह। यहाँ पर क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन वगैरह है यहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर अब जो हमारा खाना डाइजेस्टेड फूड था वो भी यहाँ पर था, क्योंकि ब्लड यहाँ पर है। इसका मतलब C6H12O6 यहाँ पर है, क्योंकि हम खाने को पहले ही डाइजेस्ट कर चुके हैं। और अब ऑक्सीजन भी यहाँ तक आ चुकी है, इसका मतलब 6O2 भी आ चुका है। यहाँ पर दोनों कंबाइन होंगे, मिलेंगे, रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको एनर्जी मिलती है। तकरीबन 2870 किलो जूल की आपको यहाँ पे एनर्जी मिलती है। और जो आपको ऑब्टेन होते हैं ATP, वो 38 ATP यानी कि 38 एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर आपको मिलते हैं। इतना आपको यहाँ पर समझ आ गया, ठीक है। इतना आपको कहानी क्लियर हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास ये चीज़ पहले आ चुकी थी, हमने ब्रीथ वगैरह करके 6CO2 भी लेकर आ गए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, और यहाँ पर हमें एनर्जी मिली 38 ATP हमें यहाँ पर मिलते हैं, और 2870 किलो जूल की एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की हेल्प से आप कोई भी काम वगैरह करते हो। तो डाइजेशन का फंडा समझ आ गया, रेस्पिरेशन का फंडा वगैरह आपको समझ आ गया। और यहीं पर क्या होता है, जो वगैरह होता है ना, कुछ CO2 वगैरह रहती है जो, वो भी यहाँ पर निकलती है वापस से। क्या हो गया? जो ऑक्सीजन वगैरह होगी कंज्यूम वगैरह, ठीक है। ब्लड में कुछ CO2 वगैरह रहता है जो प्योरीफाइड ब्लड नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वही होता है, इस एल्यूवियल सेक्शन में आता है, यहाँ से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से होते हुए ट्रैकिया में होते हुए वो बाहर निकल जाती है जब हम एक्सहेल वगैरह करते हैं। क्लियर हो गया? इनहेलेशन समझ आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हमने देख लिया, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो थी वो बाहर चली जाती है। यहाँ तक की कहानी समझ, रेस्पिरेशन सिस्टम आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं कि जब हम इनहेल वगैरह करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और भी कई तरह की गैसेस को इनहेल करते हैं, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में हम CO2 को भी इनहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं कुछ ना कुछ हम ऑक्सीजन को भी एक्सहेल करते हैं, और वहाँ पे वाटर वगैरह भी हम एक्सहेल करते हैं। जो हमने वाटर की बात की ना, ये वाटर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में वहाँ से बाहर जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए थी तभी एनर्जी मिली हमको, अगर ऑक्सीजन ना पहुँच पाती यहाँ पर तो एनर्जी नहीं मिलती, ऑक्सीजन पहुँची तभी एनर्जी मिली है, इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पर रिएक्शन कैसे हुई आपके सामने स्क्रीन पर है, यही रिएक्शन हमने यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है। अब यहाँ पे एरोबिक में क्या होता है, कहीं पर ऑक्सीजन तो चाहिए बट ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जैसे अगर हम अपने मसल्स की बात करें, वहाँ पे ऑक्सीजन कई बार प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर एक तो लैक्टिक एसिड मिलता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, इसे हमने वापस बाहर भेज दिया, यहाँ पर एनर्जी तो मिलती है यहाँ पर भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी मिलता है, और लैक्टिक एसिड आपको पता है दर्द वगैरह आपको करवाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर एयर वगैरह इनहेल वगैरह करनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के सांसें लेनी चाहिए, वो तभी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो लैक्टिक एसिड हम चाहते नहीं बने, उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब एक एरोबिक आ गया, एक आता है एनएरोबिक। एनएरोबिक कौन सा है, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ईस्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली C6H12O6 को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में। जैसे हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मिल रही थी ना, इनको इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है और एनर्जी मिलती है, इनको इथेनॉल भी मिलता है। बस ये चीज़ आप याद रखना। और यहाँ पे क्या आपको याद रखने वाला, अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करेंगे, जब आप इनहेल वगैरह करते हो ना, जब आप इनहेल वगैरह करते हो, एक सेकेंड, ये देखो हमने तो इतना पढ़ा ना कि हमने पढ़ा इसके बारे में। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, हमने बात की लंग्स के बारे में, एक इस तरफ आ गया और एक इस तरफ आ गया। ठीक है, 2 लंग्स हमारे पास आ चुके हैं। मैंने आपको बताया राइट लंग जो बड़ा होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे एक सेक्शन होता है डायफ्राग्राम वाला, यहाँ पे एक डायफ्राग्राम वाला सेक्शन रहता है, उसके बारे में आपको समझना है। इसकी मूवमेंट भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। देखो जब आप सांस ले रहे हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब लंग्स आपके एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये तो एक ही जगह फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। जब आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको कंट्रैक्ट होना पड़ेगा ना। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो इस चीज़ को नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा। मतलब जब आप सांस लेते हो, इनहेल कर रहे हो, आपके लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन जो डायफ्राग्राम है इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। और इसके रिवर्स केस की बात करेंगे, जब आप एक्सहेल करोगे, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकालोगे, एक्सहेल करोगे, सांस छोड़ोगे, तब क्या होगा, आपके लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो रिलैक्स फील करेंगे। जब ये रिलैक्स फील करेंगे मतलब वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो डायफ्राग्राम है वापस ऊपर की तरफ, मतलब अब डायफ्राग्राम एक्सपैंड हो जाएगा। नहीं याद रहता, कंफ्यूज हो तो सिंपल याद रखना, जब आप सांस लेते हो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, लंग्स एक्सपैंड करने के कारण डायफ्राग्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इतनी चीज़ याद रखना। और हमने यहाँ पे ट्रैके की बात की थी ना, विंड पाइप की, विंड पाइप ट्रैके की बात की, आगे ब्रोंकी में डिवाइड हो गया था, आगे ब्रोंक्यूल्स वगैरह बन गए थे, फिर एल्वियोली वगैरह बन गया था। ट्रैके की बात करते हैं ना, यहाँ पे C टाइप के कार्टिलेज सेक्शन आपका रहता है, जो कि इसको पकड़ने का काम रखते हैं, जो कि इसको मतलब कोलैप्स नहीं होने देता। अगर ये ना होते ना तो एक तरह से आपकी जो पाइप वगैरह है वो कोलैप्स हो जानी थी। इन्होंने जो C टाइप के कार्टिलेज वगैरह हैं, इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये था आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, अपने दिल के बारे में पढ़ना है, तो सब कुछ डिटेल से समझना। आपको यहीं पर समझ आएगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है, और कभी आपने सुना होगा कि उसको स्टंट पड़ा है, तो वो स्टंट क्यों पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, जब पे ब्लड की बात कर रहे थे, पहले यहाँ पे हार्ट की बात करें। हार्ट है एक्चुअली में देखा जाए एक यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन से कहा जाता है, मतलब ये हार्ट को, खून को पंप करने का काम करता है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में खून जाना चाहिए ना। अब जैसे हम अपने घर की एग्जांपल ले लें, आपको वाटर टैंक है, वाटर टैंक तक पानी पहुंचाना है, आपके घर में पंप लगा होगा जो उस वाटर को उस वाटर टैंक तक ले जा रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी का पंप कौन है, ये जो दिल है, हम जिसकी बात करें, हार्ट बात कर रहे हैं, ये वो पंप है जो ब्लड को हर पार्ट तक पहुँचाएगा। क्लियर हो गया, इतना तो आपको समझ आ गया। इसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज बात की जाए तो 300 ग्राम के करीब करीब इसका वेट रहता है, एवरेज बात कर रहे हैं। और साइज़ कितना है, अपनी फिस्ट को बंद करो, जितना आपका फिस्ट का साइज़ होगा उतना ही आपके हार्ट का साइज़ रहता है। अब यहाँ पे ब्लड को पंप कर रहा है। पहले ब्लड के बारे में बिल्कुल बेसिक सी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि 10th क्लास में इतना डिटेल में है नहीं ब्लड के बारे में। यहाँ पे समझो ब्लड की बात करें तो ब्लड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पुसल्स। जिसमें अगर हम प्लाज्मा की बात करें, 60% जो ब्लड है ना वो प्लाज्मा ही रहता है। ये हम ब्लड के अंदर की बात कर रहे हैं, जो ब्लड है ना वो किस किस से बना है वो चीज़ें बात कर रहे हैं। ब्लड बेसिकली 2 पार्ट से बना है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुसल्स। प्लाज्मा की बात करें 60% तो ब्लड में प्लाज्मा ही रहता है। क्लियर हो गया। प्लाज्मा का काम क्या है, जो भी हमने खाना डाइजेस्ट वगैरह किया, हमने कुछ देर पहले देखा था हम खाना डाइजेस्ट कर रहे थे, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसे ले जाने का काम कौन कर रहा था, प्लाज्मा। मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में मिक्स हो रहा है, वो ब्लड के इस प्लाज्मा में मिक्स हो रहा है। क्लियर हो गया। जब हार्मोन्स वगैरह हो गया, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा करता है।
और ब्लड का कुछ जो बाकी का पार्ट बच चुका है वो क्या है, ब्लड कार्पुसेल्स। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पुसेल्स, डब्ल्यूबीसी की बात करें वाइट ब्लड कार्पुसेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। उसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स भी आ चुके हैं। आरबीसी का काम क्या है, देखो आरबीसी अभी हमने कुछ देर पहले रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा था ना वो जो ट्रैके की बात की वो ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेली, एल्वेली में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वहाँ पर हमने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या था, वहाँ पे ब्लड आया था और उस ब्लड में एयर एंटर किया था, एयर मतलब ऑक्सीजन एंटर किया था। वो ब्लड का कौन सा पार्ट था, ब्लड का कौन सा पार्ट था जहाँ पे वो ऑक्सीजन एंटर कर रही थी, वो था आरबीसी वाला पार्ट। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या, आरबीसी में क्या हो गया, ऑक्सीजन एंटर कर चुकी है। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, हम वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगी उसे हम प्योर ब्लड कहेंगे, और वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और, जिसमें ऑक्सीजन होगी यानी कि प्योर ब्लड उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी यानी कि इम्प्योर ब्लड उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा। ये आपको समझना है। तो आरबीसी कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं, प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आरबीसी कौन सा ब्लड है, ये ब्लड का कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर चुकी थी। डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी में डिजीज वगैरह है ना उसके अगेंस्ट लड़ाई कौन करता है, उनसे लड़ाई कौन करता है, उनसे जो फाइट वगैरह करता है वो डब्ल्यूसी करता है। क्लियर हो गया? ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, आपको कभी कभी खून निकलता है ना तो वहाँ पे क्लॉट से बन जाता है, वो जख्म वगैरह बन जाता है, वो कौन काम करता है, वो ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो ये काम करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। आगे चलेंगे, अब हम चलते हैं ह्यूमन जो ब्लड हार्ट की बात करें इसकी तरफ चल लेते हैं। इससे पहले बेसिक सी टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। आपको याद रखना, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। अब ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा है ना, कुछ पाइप वगैरह सिस्टम होगा ना, सब ब्लड वगैरह फ्लो करेगा। आपके घर में पानी है, वो पंप मोटर वगैरह जिसे भी लगाया हुआ है, एक पाइप है जिससे पानी फ्लो करता है, वैसे आपका ब्लड फ्लो करेगा, वो भी कुछ पाइप वगैरह सिस्टम होगा ना, सब ब्लड फ्लो करता है। उन पाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ब्लड वेसल्स कहा जाता है वैसे उनको। एक है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है, ये आर्टरीज वो वाली पाइप बोल सकते हो, वो वाले ब्लड वेसल्स हैं जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है वो बताऊंगा, बट ये क्या करते हैं, जो साफ ब्लड है, प्योर ब्लड है, उसे कौन कैरी करता है, उसे कैरी करते हैं आर्टरीज। क्लियर हो गया? जो इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुकी है, उसे कौन कैरी करता है, उसे कैरी करते हैं वेन्स। क्लियर हो गया? आर्टरी समझ आ गया, वेन समझ आ गया। कैपिलरीज क्या है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, मैंने आपको बताया था एल्वेओली है, उसके चारों तरफ जो मतलब वो कैपिलरीज वगैरह है जहाँ पे ब्लड वगैरह घूम रहा है, जहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होगा ना, जहाँ पे भी इन चीज़ों को एक्सचेंज करना होगा, ब्लड को किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना होगा, वहाँ पे कैपिलरीज आ जाता है। ये नेटवर्क होता है कई सारे ब्लड वेसल्स का। इतना बेसिक समझ आ गया। आगे की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन में हार्ट की इमेज दिख रही है, वहाँ पर देखो, और यहाँ पर बेसिकली मैंने डब्बे से बना दिए आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए इजी लैंग्वेज में, और एक चार्ट बनाया है, हो सकता है कि इसकी हेल्प से आपको इजी लगे। आपके सामने जो डायग्राम है उसे ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड राइट आपको समझा, ये लेफ्ट साइड आ गया और ये साइड राइट साइड आ गया। तो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देखो, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ऐसे याद रखना, ए और वी याद रखना। ऊपर की तरफ आर्ट्रियम रहेगा और नीचे की तरफ वेंट्रिकल रहेगा। आपका जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, फिर बर्ड का जो हार्ट रहता है वो 4 चैम्बर में रहता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। अपनी इमेज में देखो साइड में, वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 4 चैम्बर्स में ये डिवाइडेड है। क्लियर हो गया? अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 चैम्बर से भी लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। ऊपर की तरफ आर्ट्रियम रहेगा, ऊपर की तरफ एट्रियम है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल, नीचे की तरफ वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? जो लेफ्ट साइड का आर्ट्रियम है उसे लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इतना तो समझ आ गया। जो 4 पार्ट्स थे, 4 चैम्बर थे, उनके बारे में आपको समझ आ गया। लेफ्ट साइड की बात करें, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व रहती है उसे बाइकुस्पिड वॉल्व कहते हैं। और राइट साइड की बात करें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व रहती है उसे ट्राइक्यूपिड वॉल्व कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया? ये बेसिक से आपको बिल्कुल बेसिक से डायग्राम बनाया ताकि आपको सब कुछ समझ आओ। बाकी आपको भी पता है कि ह्यूमन हार्ट इस तरह से दिखता नहीं है, दिखता कैसे है आपके स्क्रीन में। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं काम वगैरह कैसे होता है। अब हमने कहा ना कि ब्लड वगैरह पंप करता है खून वगैरह को, ये डबल सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है अभी कुछ सेकंड्स में आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ब्लड क्या कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है। हमने कुछ देर पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था। लंग्स से काम कर रहे हैं, ब्लड को प्योर करने का काम कर रहे हैं। हमें समझ आ गया प्योर ब्लड कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन है, इम्प्योर ब्लड कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी इम्प्योर ब्लड है, जो भी ब्लड इम्प्योर हो चुका है उसे हार्ट क्या करेगा, जो हमारा दिल है वो ले जाएगा लंग्स की तरफ। क्लियर हो गया? जो भी हमारा मान से हमारा हार्ट आ गया यहाँ पर,
जो भी इम्प्योर ब्लड है उसे ले जाया जाएगा लंग्स की तरफ। क्लियर हो गया। लंग्स में हमने देखा था पूरा सेक्शन वगैरह, वो एल्यूवियोली वगैरह, ब्रोंकियल्स वगैरह सब कुछ थे। जैसे ब्लड यहाँ पर जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, वहाँ पे एल्यूवियोलर सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर एक्सचेंज होगा गैसेस का, तो जो ब्लड वगैरह था वो क्या कर लेगा, वहाँ से ऑक्सीजन गेन कर लेगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे छोड़ेगा वो जब हम एक्सहेल करेंगे बाहर निकल जाएगी। मतलब इसने यहाँ पर पहुँच के क्या कर दिया, ब्लड जैसे लंग्स की तरफ गया उसने ऑक्सीजन वहाँ से ले ली, इसका मतलब वो प्योर हो गया। अब जो प्योर ब्लड था उसे पूरी बॉडी में भेजा जाएगा। क्लियर हो गया। जब उसे पूरी बॉडी में भेजा जाएगा फिर वहाँ से जो दोबारा से इम्प्योर ब्लड आएगा उसे दोबारा से हार्ट कहाँ पहुँचा देगा, लंग्स की तरफ पहुँचा देगा। ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं पूरा सिस्टम वगैरह क्या है। जो भी आपकी पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो भी आ चुका है, वो यहाँ पर एंटर करता है सबसे पहले राइट एट्रियम की तरफ। पहले ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, राइट एट्रियम की तरफ एंटर करेगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक समझना। एक चीज़ और समझ सकते हो, जब भी हम राइट साइड की बात करेंगे ना, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड होगा, यहाँ पर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड होगा। इतना क्लियर हो गया। पहले ब्लड कहाँ पर एंट्री कर रहा है, पहले ब्लड आ रहा है यहाँ पर एट्रियम वाले साइड। कौन सा एट्रियम, ऊपर से एंटर कर रहा है, राइट एट्रियम है, पहले ब्लड वहाँ पर एंटर कर रहा है। ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर गया, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल की तरफ। ये कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। जो भी इम्प्योर ब्लड था ना वो यहाँ पर एंटर कर रहा है। क्लियर हो गया। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल पे आ गया। क्लियर हो गया। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो हार्ट क्या करेगा, इसको पंप कर कहाँ ले जाएगा, लंग्स की तरफ ले जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका था उसे पंप करके कहाँ पे पहुँचा दिया, लंग्स की तरफ पहुँचा दिया। इतना क्लियर हो गया। कौन सा ब्लड, CO2 वाला ब्लड। अब मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब भी हम बात करेंगे वेन्स की, जब भी हम बात करेंगे आर्टरीज की, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड मतलब कि प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर एक पुल्मोनरी आर्टरी रहती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। बाकी कहीं पर भी बात होगी ना तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को कैरी करेंगे। सिर्फ यहीं पर CO2 वाले ब्लड को ये कैरी कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब लंग्स में पहुंच गए, लंग्स में फिल्टर वगैरह हो गया। वो हमने कुछ देर पहले समझा था कैसे वहाँ पे एल्यूवियोली में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। गैसेस वगैरह एक्सचेंज हुई, लंग्स वगैरह प्योर कर दिया। प्योर करने के बाद कहाँ पे एंटर करेगा, इस लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। क्लियर हो गया। जैसे लंग्स ने प्योर कर दिया, लंग्स कहाँ भेजेगा, इसे इस लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा। क्लियर हो गया। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ पर जाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेट्रियम की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ पे गया, यहाँ से लंग्स की तरफ गया, लंग्स से प्योर होने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या था, हमने बात की थी जब भी हम वेन्स की बात करेंगे वहाँ पे इम्प्योर ब्लड होगा, लेकिन लंग्स से जब यहाँ पर आ रहा था ना ब्लड, लंग्स से जब यहाँ पर ब्लड आ रहा था तो ये पुल्मोनरी वेन्स थे। जो पुल्मोनरी वेन्स थे जो कि प्योर ब्लड को कैरी कर रहे थे। वेन्स की बात करेंगे हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। सिर्फ यही वाला केस है जहाँ पे वेन्स जो हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। क्लियर हो गया। सिर्फ ये चीज़ याद रखना, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करेंगे, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे जहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बाकी सब जगह ऐसा ही रहेगा। इस तरह से याद रखना। जैसे वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया प्योर ब्लड, उसके बाद एओर्टा की बात करें, एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में जहाँ जाना होगा ब्लड को वहाँ पर जाएगा। क्लियर हो गया। सब कुछ समझ आ गया। इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड कैसे मूवमेंट हुई, यहाँ से होते हुए प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा कैसे, यहाँ से ब्लड आया लंग्स की तरफ गया, लंग्स से प्योर होकर यहाँ पर आया, एक सर्कुलेशन ये होगी। दूसरी सर्कुलेशन कौन सी हुई, एओर्टा से जो प्योर ब्लड था वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में गया, वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह हुआ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का और यहाँ पे एंटर हुआ। एक बार यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है और एक बार यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये आ गया डबल सर्कुलेशन वाला सिस्टम। ये तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब हार्ट्स के मसल की बात की जाए, उन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अभी हम समझेंगे हार्ट अटैक वगैरह क्यों होता है, वो भी हम समझेंगे। लार्जेस्ट वेन, जो सबसे बड़ी वेन होती है उसे क्या कहा जाता है, वेन जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, सबसे जो लार्जेस्ट वाली है उसे कहा जाता है इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर हो गया। तो ये जो इन्फीरियर वेना कावा यहाँ पर है, यहीं से जो इम्प्योर ब्लड था वो राइट एट्रियम में एंटर कर रहा था। ये चीज़ याद रखना। और वैसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें वो कौन सा है, एओर्टा वाला, जहाँ से जो प्योर ब्लड था वो बाहर निकल रहा था। ये कहानी खत्म। अब ब्लड जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बनाना होता है, ये वाला जो पार्ट है एक टाइम पर क्या होता है, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है ना वो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा बनता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनाना होता है, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाली मूवमेंट होती है ना उसे सिस्टोल कहा जाता है। वैसे जब अगर हार्ट की बात करें वो रिलैक्स वाली मूवमेंट में होगा उसे डायस्टोल कहा जाएगा। क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे सिस्टोल और रिलैक्स के टाइम पे डायस्टोल, ये सब कुछ याद हो गया। हार्ट के साउंड की बात करें, कैसी आवाज़ होती है, लब डब वाली आवाज़ होती है, लब डब लब डब, इस तरह से आवाज़ आती है हमारे हार्ट से। ये क्लियर हो गया।
ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, ब्लड में प्रेशर बनता है, हमने कहा ना प्रेशर वगैरह बनाएगा, प्रेशर बनाएगा तभी तो ब्लड को सर्कुलेट किया जाएगा, तभी तो ब्लड को पंप करेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर कौन सा हो गया 120, ये नॉर्मल है। मतलब जो मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे, अगर सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें, सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है 120, और जब डायस्टोल की बात करें, जब हार्ट रिलैक्स रहता है तब प्रेशर कितना रहता है 80, और इसी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 120 ब्लड प्रेशर कौन सा वाला है इस टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और 80 जो ब्लड प्रेशर है वो कब है जब रिलैक्स हुआ था। इतना क्लियर हो गया। इसे मेजर किसकी हेल्प से किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट आप सभी को पता होगा, स्फिग्मो मैनोमीटर की हेल्प से इसे मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा हाइपरटेंशन, ये भी याद रखना है। बीटिंग रेट कितना रहता है ह्यूमन, अगर हम हार्ट की बात करें 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो बीट करता है। ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी ना वो किसी हार्ट अटैक की, वो कैसे होता है, जो क्या स्टंट वगैरह पड़ते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो भी हमने ब्लड वगैरह किया, हमने कहा ना ब्लड वेसल्स वगैरह जैसे ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है, ये मान लो एओर्टोला सेक्शन है, जैसे प्योर ब्लड जो है बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। हम इसी को लेके चल लेते हैं। आप कोई भी ब्लड वेसल मान के चलो जहाँ से ब्लड जो है वो आगे बाकी पार्ट्स की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ब्लड यहाँ से जा रहा है, इस तरह की पाइप है, यहाँ पे मूवमेंट वगैरह हो रही है। किसी तरह से मान के चलो कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो जो फैटी हो, जिसमें तेल वगैरह ज़्यादा रहता है, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, या कोई और रीज़न हो गया जिसकी वजह से क्या होता है, आपको जो ये जो मतलब बीच में जो सेक्शन है ना, ये खाली वाला सेक्शन जहाँ से ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है, ये सेक्शन ना इस तरह से बंद होता जाता है। इस तरह से यहाँ से भी क्लोज होगा, यहाँ से भी क्लोज होगा। पानी वाली पाइप मान के चलो ना, पानी वाली पाइप मान के चलो, आप उसको दबा दोगे यहाँ से, तो यहाँ से पानी तो आगे एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब पानी आगे एंट्री नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ प्रेशर वगैरह बनेगा। वैसे यहाँ पर हो जाता है, जो एरिया है ना, ये एरिया धीरे धीरे खत्म होता जाता है। मतलब यहाँ पे जो है ना निकलने वाली जगह ये कम होती जाती है। इस तरह से यहाँ से ब्लड पहले इतनी बड़ी जगह से निकल रहा था, अब उसको इतनी सी जगह मिल रही है। फिर धीरे धीरे जब ये भी क्लोज हो जाती है ना, ये वाली जगह भी क्लोज हो गई, तो यहाँ पे ब्लड वगैरह कहाँ पर जाएगा, वापस पीछे की तरफ जाएगा। नीचे तो आ नहीं पड़ा, वापस पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर से भी ब्लड नीचे आ रहा है और ये लोग वापस पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आपके बाकी एक तो प्रेशर वगैरह का डिफरेंस चक्कर पड़ गया कि प्रेशर वगैरह बढ़ गया, दूसरे यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह पहुँच नहीं पा रही है, तो वहाँ पे मतलब ब्लू सा निशान सा पड़ जाता है। उसके साथ साथ प्रेशर के कारण, क्योंकि आप खुद ही सोचो पाइप को दबा दो, सारा पानी पीछे की तरफ जाएगा, पीछे से पानी आया तो वहाँ पे फटने के चांस है ना, तो वही प्रेशर के कारण आपके जो हार्ट अटैक वगैरह है वो आता है। अब जो स्टंट वगैरह पड़ता है वहाँ पर क्या किया जाता है, स्टंट में क्या किया जाता है, एक इस तरह के बीच में कोई चीज़ लगा दी जाती है, यहाँ पे इस तरह से कोई चीज़ लगा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको जो ब्लड वगैरह वो आसानी से मूव करता जाता है, और ये वाली लेयर और ये वाली लेयर अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश नहीं करते। मतलब ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस रहेगा, ये बीच में हमने कुछ स्टंट वगैरह लगा दी, जैसे ब्लड वगैरह इजीली फ्लो भी करेगा छन्नी की तरह, और ये दोनों चीज़ें आसपास भी नहीं आ पाएंगे, तो ब्लड इजीली फ्लो करेगा। ये काम होता है स्टंट का। तो यहाँ से आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, समझ आ गया होगा। अब लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, इससे पहले के सिस्टम हमने पढ़ लिए, अब लास्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सबसे पहले समझ लो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, यूरिनेशन जो होता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। मतलब जो यूरिन पास करते हो ना, वो जो प्रोसेस है पूरा, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पर है कि जो मेन पार्ट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इस इमेज को छोड़ो, जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा 2 किडनीज आपको दिख रहे होंगे, बीन टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अगर हम लेफ्ट साइड की किडनी की बात करें, वो थोड़ी ऊपर की तरफ उठी होती है, और राइट साइड की बात करें थोड़ी छोटी और नीचे की तरफ रहती है। सिंपल कहने का कहा जाए तो पेयर है किडनीज का, एक इस तरफ किडनी है, एक इस तरफ किडनी है। वैसे बात की यूरेटर की बात करें, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें और यूरेथ्रा, ये इसके मेन पार्ट्स रहते हैं। ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आपको दिख रहा है, इसका कुछ काम वगैरह है नहीं यहाँ पर, बस इन चीज़ों के बारे में आपको समझना है। किडनीज क्या कर रहे हैं, किडनीज एक्चुअली में जो पेयर है किडनीज का, ये क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। फिल्टर करने का मतलब क्या हो यहाँ पर, कि ब्लड से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पास होने दिया जाएगा जो कि ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है उन्हें वेस्ट के तौर पे यूरिन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे यूरिक एसिड की बात करें, यूरिया वगैरह है, उसे बाहर निकालना। कुछ बाकी वेस्ट की बात करें, नाइट्रोजन कुछ वेस्ट हो गए, उनको बाहर निकालना, ठीक है। इस तरह की जो वेस्ट चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अगर बॉडी में रहेंगे वो टॉक्सिक चीज़ें रहती हैं, उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। तो वही काम जो किडनी वगैरह वाला प्रोसेस पूरा चल रहा है। किडनी ने फिल्टर किया ब्लड को, जो ज़रूरी था, जितनी भी चीज़ ज़रूरी थी उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सभी को भेज दिया। बाकी सब कहाँ से हुआ, किडनी से कहाँ से जा रही हैं, जो यूरेटर आपको दिख रहे हैं ना, इस यूरेटर से होते हुए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपको बैग की तरह दिख रहा होगा, जहाँ पे यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर रहता है। जैसे बैग फुल हो जाएगा, उसके यूरेथर से आप जो यूरिन वगैरह है वो बाहर पास करते हो आप। इतना क्लियर हो गया, बेसिक ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इस किडनी की, इस किडनी का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो अंदर का जो थोड़ा लाइट रेड कलर का रहता है
उसे मेडुला कहा जाता है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। अब इस किडनी की बात करें, इसके अंदर कई मिलियंस के हिसाब से, मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब पता है 10 लाख। इस किडनी के अंदर करें, सिर्फ एक साइड की बात करें ना, इसके अंदर ही मिलियंस में जो अगर हम बात करें तो ये नेफ्रॉन्स वगैरह रहते हैं। नेफ्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं किडनी का, ठीक है, वर्किंग एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का। सारा काम वगैरह फिल्टर करने का एक्चुअली में नेफ्रॉन नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वही सारा काम वगैरह करते हैं। नेफ्रॉन की बात करें, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक जो कप वाला पोर्शन आपको दिख रहा है उसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और जो ट्यूबुलर सेक्शन आपको दिख रहा है उसे ट्यूबुलर पोर्शन कहते हैं। ये कैसे काम करता है यहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे, बस आपको इतना समझना है किडनी के नेफ्रॉन जो थे वो सारा मेन काम करते हैं। जो बेसिक ओवरव्यू था आपको समझाना था। किडनी के डायमेंशंस की बात की जाए, इसकी जो लेंथ रहती है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक रहती है। मतलब इस लेंथ की बात करें, एवरेज जो है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक रहती है। इसकी विड्थ की बात की जाए, इस विड्थ की बात की जाए 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक रहती है। इसकी थिकनेस कितनी, मतलब कितनी मोटी है, थिकनेस की बात करें वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक रहती है, एवरेज है। और वेट की बात की जाए तो 150 ग्राम के करीब इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट रहता है। इतनी चीज़ों के बारे में आपको समझना है। और लोकेशन कहाँ पर है, अभी हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कुछ देर पहले, वहाँ पर हमने डायफ्रागम के बारे में देखा था ना, उसी के नीचे जो सारा सिस्टम है, डायफ्रागम के नीचे की तरफ जो किडनीज की बात करिए पोर्शन रहता है। इसी के कारण जो आपकी जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी नीचे की तरफ रहती है। क्यों? वो लंग्स के कारण और इस डायफ्रागम के कारण ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर और ये वाली किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर। हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ, बाकी हमें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट होगा, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बननी चाहिए ये भी आपको बताना है। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, 10th क्लास की जो फिजिक्स है वो कंप्लीट करवा चुके हैं हम एक ही वीडियो में। उसमें मोटिवेशन कोट्स आपको मिले होंगे, जोक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देखना भी है, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर भी करना है। वीडियो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास 9th क्लास, तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो को ऐड कर दिया जाएगा। खुद भी देखो और दोस्तों से भी शेयर करो, और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।